जो लोग कल तक दलितों की राजनीति करते थे, कल तक दलितों को बात करते थे, आज किस तरीके से बीजेपी में कन्वर्ट हो गए। आज के हालात में अगर जो तलवार और गर्दन में कभी दोस्ती नहीं हो सकती, बहुत बढ़िया, ये हमेशा से ध्यान रखना। चाहे वो रोहिणी जी हो, चाहे वो सीमा समृद्धि मैडम हो, वो उन्होंने जय श्री राम और जय भीम, बहुत फर्क है दोनों में। कोई जय भीम, जय श्री राम से जय भीम में आ रहा है, इसका मतलब वो सही रास्ते पे जा रहा है। लेकिन कोई जय भीम से जय श्री राम जा रहा है, बात ये रीजनल नहीं, पॉलिटिकल मैटर है। कोई रिलीजन पे ना ले जय श्री राम को, ये पॉलिटिकल मैटर है। तो पॉलिटिकल मैटर को पॉलिटिकल नजरिए से देखना बेहद जरूरी है। एक आखिरी उम्मीद की किरण बचती है, जो विक्टिम है उसका वकील। अगर ये वकील भी हाईजैक कर लिया जाए तो क्या न्याय मिलेगा? फिर तो वही अत्याचार के बाद अन्याय मिलेगा, जिससे आने वाली नस्लें तक डर जाएं कि हमारी बच्ची के साथ ये हुआ, हमारी बच्ची को सरकार ने जबरदस्ती जला दिया। हाथरस केस की दलाली करे अवार्ड तो मिला है उनको। ये बीजेपी में जाना, बीजेपी की तरह अभी देखना बहुत कुछ इन पे अब प्रॉपर जांच होनी चाहिए। कितने पैसे उस केस के बाद, उस केस से इनकी प्रॉपर्टी का वेल्थ कितना बड़ा, इस बात की जांच होनी चाहिए। जिनकी लाश पे राजनीति करते हुए सीमा समृद्धि कुशवाहा जी ने बीजेपी ज्वाइन की है। बहुत पहले ये चीजें पता चल गई थी। जिस तरीके से उन्होंने हाथरस केस को पूरी तरीके से दबा दिया। सिर्फ एक व्यक्ति को, संदीप नाम के व्यक्ति को मर्डर केस में 10 साल की सजा हुई, बाकी 3 को छोड़ दिया गया। और रेप केस का उसमें कुछ जो जजमेंट है उसमें कुछ दिखा ही नहीं है। तो इससे साफ साफ पहले ही पता चल रहा है कि सीमा समृद्धि को सीधा इंप्लीमेंट किया है आरएसएस और बीजेपी वालों ने। और अब सामने मुखर रूप से कल परसों आप सबको पता चल गया है, मीडिया को पता चल गया, आम जनता को पता चल गया है। हाथरस केस जो हुआ और उसके ही चलते हुए रामपुर में जो अभी केस हुआ, वो दोनों मैच करते हैं। कैसे? अगर जैसे पहले पुलिस ने उनको फैमिली को बिना बताए उनकी बॉडी जला दी, वैसे ही रामपुर में हुआ। अगर इस रामपुर वाले केस से पहले और हाथरस केस सही लोगों के हाथ में चला जाता और उन पे पहले ही उन लोगों को जेल में भिजवा दिया जाता, तो रामपुर जैसा केस दोहराया नहीं जाता। क्योंकि उनको तो पता है पहले से कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे जैसे लोग, हम जैसे लोगों को बचाने के लिए उनकी कम्युनिटी के उन्हीं के लोग खड़े हैं। क्योंकि ये लोग आरएसएस ने इंप्लीमेंट किए हैं। एक केस से, मात्र एक केस से तुम हाईलाइट पा लो, निर्भया रेप केस। दूसरे केस को जो सच में जेन्युइन केस है, दलितों के और आदिवासियों के पक्ष में कौन खड़ा होता है और तमाम उन लोगों के पक्ष में कौन खड़ा होता है? कोई नहीं। एक बार निर्भया रेप केस पे सब लोग सड़कों पर आए, पूरा दिल्ली, पूरा भारत एक जैसा सड़कों पे आ गया। लेकिन मनीषा वाल्मीकि वाले केस में एक मैडम को खड़ा करके पूरा केस खत्म करवा दिया गया। ये कितनी शर्म की बात है और हम यहाँ से इसको कंडेम करते हैं। और अब केस ये सही हाथों में, महमूद प्राचा साहब के हाथों में। हम देखते हैं कि क्या सच्चाई है, क्या उसके पीछे किन लोगों को लगाया गया है। और आने वाले टाइम पर सीमा समृद्धि मैडम को भी जेल हो सकती है अगर उसमें वो दोषी पाई गई तो, और उस केस को छिपाने में दोषी पाई गई तो। पूरे तरीके से बचाव के लिए ये केस सीमा जी के हाथों में दिया गया और सीमा जी ने अपनी असलियत अब सीधा ट्रांसफर कर दी बीजेपी के हाथों में। इस भारत में अगर कुछ भी चीज हो रही है, जाति सबसे पहले रोल प्ले करती है। जाति कभी नहीं जाती। तो मनीषा वाल्मीकि एक दलित समाज से आती थी, तो उनका केस दबाना वो डायरेक्ट सरकार से लिंक था। लेकिन निर्भया वाला केस वो किसी पॉलिटिकल एजेंडे से लिंक नहीं था। वकील जो आई हैं, जिन्होंने निर्भया जैसा केस किया और कोई श्रद्धा नाम की लड़की का, कहाँ था वहां पर मनीषा वाल्मीकि का केस का इंट्रोडक्शन दिया? मनीषा वाल्मीकि के केस का इंट्रोडक्शन सुनवा देते हैं हम आपको, और ये सुनवाऊंगी और ये लगाइएगा क्रॉप करके कि जब बीजेपी वाले उनको वो दे रहे थे, भगवा पट्टा डाल रहे थे बीजेपी ज्वाइन करने का, तो उन्होंने, क्योंकि केस हाँ, एक मुस्लिम के ऊपर, बिल्कुल, तो वही चीज है कि और श्रद्धा का केस जिस तरीके से सर ने भी बताया कि वो एक मुस्लिम के ऊपर है, इसीलिए उसका इंट्रोडक्शन दिया गया, नंबर 1। नंबर 2 बताया गया कि निर्भया केस की वकील जिन्होंने इतना बड़ा काम किया, ये 2 इंट्रोडक्शन। कहा था मनीषा वाल्मीकि का केस? क्यों? क्योंकि दलित की बच्ची, गरीब की बच्ची, इसलिए क्योंकि उस केस को जानबूझ के इनको प्लान किया गया था। और मैं इस चीज को भी कंडेम करती हूँ। साथी आशुतोष ने बड़ी खूबसूरत बात कही कि जय भीम से जय श्री राम हो सकता है। जय श्री राम से अगर आप वहां जय श्री राम से जय भीम में आप आ सकते हो, लेकिन अगर आप जय भीम छोड़कर, मतलब अगर आप इस तरीके से टर्न ले रहे हो और आप वहां जा रहे हो ये दिखाने के लिए कि मैं बहुत इंसाफ की देवी हूं या मैं इंसाफ दिलवाऊंगी, सो दिस इज अ हिपोक्रेसी। एंड हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है, और जहां हिपोक्रेसी की सीमा नहीं होती उसका नाम भाजपा होता है। इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड केसेस जिसमें सरकार की पूरी ताकत लगी हुई और हाथरस की बच्ची के खिलाफ सरकार की पूरी ताकत लगी हुई थी कि किसी तरीके से इस मामले को दबा दिया जाए, कुचल दिया जाए, और उसी लिए पूरे प्रशासन ने मिलकर उस बच्ची को एक तरीके से उसकी बॉडी को नष्ट किया था, सबूत मिटाए थे।
उसकी अंत्येष्टि नहीं होने दी। पूरे सरकारी प्रशासन ने मिलके, यहाँ तक कि हाई कोर्ट को सुओ मोटो स्वतः संज्ञान लेके लखनऊ बेंच ने एक केस शुरू किया था, जिस केस में योगी आदित्यनाथ जी खुद चीफ मिनिस्टर तक के उसमें इंटरवेंशन और उनकी स्टेटमेंट्स के बारे में लंबी चौड़ी जिक्र हुआ। महंगे से महंगे वकील दिल्ली से बुला के इस परिवार को सुओ मोटो संज्ञान लेके जिसमें कोर्ट प्रोसीडिंग कर रही थी, उसको खत्म करने की चेष्टा की जा रही थी। इतना बड़ा दबाव होता है हमारे साथ, जो भी वीकर सेक्शंस हैं, खासतौर पे SC ST सबसे ज़्यादा इनके साथ होता है, माइनॉरिटीज़ दूसरों के साथ भी होता है और OBC के साथ भी होता है। क्या होता है? पुलिस खिलाफ, प्रेस मीडिया खिलाफ, सरकारी वकील खिलाफ, सरकार खिलाफ, जजेस भी एक तरह का एटमॉस्फेयर ऐसा बना होता है, वो भी हमारे समाज के एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं निकल पाते, वो भी एक तरीके से कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस होता है, ऐसा हमें महसूस होता है बहुत सारी कोर्ट्स में महसूस होता है। आज क्या हाल है उसकी फैमिली का, देख लीजिए जाके वहाँ पे, वो अपने ही घर में बंदी हैं, तो इतना अत्याचार दुराचार सब मिलके करेंगे और खुद ही हम ठगे हुए से बंदियों की तरह रह रहे हैं। हमारी सारी जिंदगी खत्म कर दी, हम जाके अपनी कहीं कमाई भी नहीं कर सकते, अपना पेट भी नहीं पाल सकते। तो आखिरी उम्मीद होती है विक्टिम्स के वकील, और उन विक्टिम्स के वकील को इसमें, इस एक्ट में बहुत ताकत दी हुई। मैं ये वाला केस देख के मेरी आत्मा तक झिंझोर गई थी, और मैं ये सोच रहा था इससे पहले कि ये वकील साहिबा ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं कर ली, और ये बात मैंने आज से पहले किसी वकील के बारे में नहीं बोली है, पहली बार बोल रहा हूँ, और महिला के बारे में बोल रहा हूँ, तो मुझे खुद भी बहुत दुख है, लेकिन मेरी अब आत्मा मान नहीं रही है ना बोले बगैर। बात इनकॉम्पिटेंस की नहीं है, मैं यही सोच रहा था कि इतनी सारी गलतियां जो हुई हुई हैं इस केस में, SC ST एक्ट का, बावजूद इसके कि सुओ मोटो जो PIL चली थी उसमें सारा जिक्र हुआ है, इस केस के ट्रायल में SC ST एक्ट का एक भी प्रावधान पूरा नहीं हुआ है। तो मैं ये सोच रहा था कि शायद जानकारी नहीं होगी, एक्सपीरियंस की कमी है। मैं उस सोच के दिन रात इस केस में लग के, और हमने एक ऑर्डर भी कराया है अभी, पहली बार मैं अपीयर हुआ था इस केस में। ये केस इतनी बुरी तरीके से ख़राब किया गया है और इसमें गलती किसी की नहीं है, बाकी सब तो मैं आपको बता ही रहा हूँ खिलाफ होते हैं, गलती सिर्फ विक्टिम साइड की इसलिए है कि क्योंकि इनकी वकीलों ने भी गलती की। मैं अब तक ये सोच रहा था कि शायद समझदारी की कमी है, हमने इसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से लेके और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक। इस केस में आप लोग मानोगे आज तक इतने साल हो गए, जो बॉडी जलाई गई है ना, उसकी प्रोसीडिंग नहीं हो रही है। आप सोच सकते हो सबसे बड़ा गुनाह अपराध इसमें क्या था, सबूत नष्ट करना, ज़बरदस्ती बॉडी जलाना, उसका कोई प्रोसीडिंग नहीं की गई है। मैंने इसको भी सोचा कि नासमझी होगी वकील की, अकल नहीं होगी, समझदारी नहीं होगी, मैं यही सोच के जा रहा था। लेकिन जिस दिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने देखी 2 दिन और मुझे लोगों ने बताया, तब मेरी आत्मा तक हिल गई कि क्या कोई इस हद तक भी जा सकता है, इस हद तक प्लानिंग हो रही है कि हमारी ऑपोजिशन भी हाईजैक कर ली जाए, हमारी आवाज़ भी हाईजैक कर ली जाए। तब मेरी बातें आप सारी समझ में आ रही हैं कि इस केस को ख़राब किस तरीके से, जिसको मैं ना समझी या वो समझ रहा था लैक ऑफ एक्सपीरियंस समझ रहा था, वो लैक ऑफ एक्सपीरियंस नहीं था। ये है इस केस की, क्योंकि इस केस में SC ST एक्ट का कोई भी प्रावधान जो मैंडेटरी प्रावधान है पूरा नहीं हुआ, ना सरकार ने किया, ना कोर्ट ने किया, वीडियोग्राफी तक नहीं हुई है। डॉक्टर रितु के केस में जो भी केस आप देखते हैं, हम वीडियोग्राफी हर प्रोसीडिंग की होती है, अदालतों की भी प्रोसीडिंग वीडियो प्रोसीडिंग होती है। और इसीलिए जो अच्छे से अच्छे गवाह थे हमारे, उनको भी जिस तरीके से प्रोटेक्ट नहीं किया गया क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान, वो भी एक अलग, वो तो लंबी कहानी है। अब आप मज़ेदार बात मेरी आखिरी सुन लीजिए। ये है RSS और BJP की गंदी और घिनौनी मानसिकता। हमने एक ऑर्डर कराया कि 2020 से ये केस चल रहा है आपका सुओ मोटो कॉग्निजेंस का, इसमें आपने विभिन्न ऑर्डर किए थे, जिसमें यह भी था कि इनको घर दिलवाया जाएगा। एक नोएडा में
जैसे ही मैं इस केस में आया हूं, मैंने ये मन बनाया कि इनका घर दिल्ली में होना चाहिए और इनके परिवार को, हर सदस्य को नौकरी मिलनी चाहिए। ये इस एक्ट की रिक्वायरमेंट है। हमारे पूरे देश में ऐसे भीख की तरह ये दिया जाता है, जैसे कि जिस व्यक्ति के साथ प्रताड़ना हुई उसी ने कोई गलती की कर दी है और हम बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं, तुम्हें एक नौकरी दे रहे हैं या तुम्हें एक घर दे रहे हैं तो हम तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। ये पार्लियामेंट की मूलभूत भावना नहीं है। विक्टिम्स शब्द जो दर्शाया गया इसमें हर एक वो व्यक्ति जो विटनेस हो, हर एक वो व्यक्ति जो इस केस से कंसर्न हो, सारे परिवार वाले विक्टिम होते हैं और वो सभी के लिए नौकरी और घर का प्रावधान ये एक्ट करता है। लेकिन पूरे देश में एक ही आदमी को, अब इस परिवार में 2 तो भाई हैं, भाभी हैं, बहन है, वो सब क्या करेंगे? इनकी तो जान को खतरा है ना। सीआरपीएफ लगी हुई है, बटालियन लगी हुई है पूरी गांव में। 2-4 घर थे वाल्मीकि समाज के, 2 भाग गए घर छोड़ के इस केस के बाद। 2 ही परिवार बचे हैं, उनमें से एक परिवार ये है जिसके लिए पूरी एक बटालियन सीआरपीएफ की लगी है, वो बंदी हैं अपने घरों में। तो क्या सिर्फ एक ही व्यक्ति को नौकरी देके सरकार अपना पिंड छुड़ा लेगी? एक ही व्यक्ति को दूसरा घर देके अपना पिंड छुड़ा लेगी? ऐसा नहीं है। विक्टिम होता है हर एक विक्टिम जो उससे इफेक्टेड है। पूरा परिवार इफेक्टिव है तो पूरे परिवार को अलग अलग घर, अलग अलग सुरक्षा, अलग अलग नौकरियां और कॉम्पनसेशन देना कानून है। तो इस केस में भी अब एक परिवार को ये दे रहे हैं तो इन्होंने ये कहा है कि हम नोएडा में नौकरी देंगे, ये कोर्ट का ऑर्डर था। नोएडा में घर देंगे, ये कोर्ट का ऑर्डर 3 साल पहले था। और उसके बाद अब ये लिख के क्या दे रही है यूपी सरकार कि आपका जो अपना घर है ना वो आप हमें दे दो। मतलब इससे ज्यादा गंदी, घिनौनी, अब इसके अलावा मेरे पास गाली के अलावा कोई शब्द नहीं आ रहा है मुंह में, मानसिकता कोई नहीं हो सकती जो उन बेचारों का एक पुश्तैनी घर और छोटी सी जमीन है। वो सरकार ये कह रही है कि हम तुम्हें दूसरा घर जब देंगे जब तुम ये घर हमें सरेंडर कर दो। ये यूपी सरकार का जवाब आया है। कल हम इसकी ज़बरदस्त मुखालफत करेंगे। मैं आप सब लोगों से कह रहा हूं कि कल आप ऑनलाइन जाके इसको, हियरिंग को सुने। जितने पैसे, मैं आपको ये पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, इस पिटीशन को हाथरस की उस बच्ची और उसके परिवार के हक रोकने के लिए वकीलों पे खर्च किए ना उत्तर प्रदेश की सरकार ने, इतने टॉप वकील जाते हैं इसमें सब, उतने पैसे में तो इनके 10 घर आ जाते, उतने पैसे में तो इनको 10-10 नौकरियां मिल जाती सबको। लेकिन ना देने के लिए यही अंबेडकरवाद और मनुवाद की लड़ाई है। हम अपनी हिफाजत के लिए लड़ रहे हैं और वो हमें मारने के लिए लड़ रहे हैं। ये फर्क है अंबेडकरवाद और मनुवाद में, ये बुनियादी फर्क है, इसको कभी नहीं भूलना चाहिए। और जैसे अभी साथी आशुतोष ने बताया, उसी पिटीशन में ये भी ऑर्डर था कि सरकार को गाइडलाइंस, ये हाथरस की बच्ची के केस में, कि किस तरीके से रिस्पेक्टफुल क्रिमेशन किया जाएगा, अंत्येष्टि की जाएगी, उसकी भी गाइडलाइंस थी। क्योंकि इस केस में कोई सजा नहीं मिली सरकारी अधिकारियों को। रामपुर के केस में वही रिपीट हुआ है जबकि हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं। तो जब तक हम सड़कों पे आंदोलन करके ये कानून को इम्प्लीमेंट कराने की शक्ति हासिल नहीं करेंगे, ये यही हो सकेगा, यही होता रहेगा, कुछ नहीं होगा। तो डॉक्टर रितु की बात 100% सही है। जो भी व्यक्ति, और ये वीर गाथाएं अपनी 10 साल पुरानी ना सुनाए कोई कि 10 साल पहले मैंने वो किला फतेह किया था और ये किया था, सब बकवास। वो व्यक्ति हमारा नहीं है जो पिछले अपनी वीर गाथाएं सुना रहा है। हो गया, खत्म। वो तुम्हारा फर्ज था, बाबा साहब ने तुम्हें इतनी ताकत दी, तुम्हारा फर्ज था। आज भी तुम्हें वही करना पड़ेगा अगर तुम लीडर रहना चाहते हो, वरना लीडर्स मानना बंद कर दिया जाए। मैं यही कह रहा हूँ, वीर गाथाएं 5 साल पुरानी, 10 साल पुरानी, 1857 में मेरी फैमिली ने क्या किया था मैं ये बता के बोलूँगा आज मुझे उसका फायदा ना, आज मुझे लीडर मानो ना, मैं क्या करूँगा? बाबा साहब मरते दम तक लड़ते रहे थे, इसलिए राजा रानी के पेट से नहीं आएगा बाबा साहब ने, बस। और मरते दम तक लड़ते रहते, वो बीमारी और अपनी सब परेशानियों के बावजूद मरते दम तक लड़ाई लड़ते लड़ते मरे थे। तो जो मरते दम तक लड़ने के लिए तैयार है वही अम्बेडकरवादी है। वीर गाथाएं पुरानी सुना के नहीं चलने वाला। तो मेरा यही निवेदन है आपसे कि इन केसेस को आप रेगुलरली फॉलो करें। डॉक्टर रितु ने भी यही कहा था, इसको अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो आप भी न्याय नहीं करेंगे। और आप ईमानदार पत्रकार हो देश के, इन केसेस को कंटिन्यूटी, स्टेबिलिटी और परसिवियरेंस के साथ फॉलो करो। देखो ये सब अत्याचार और दुराचार रुक जाएंगे अगर हम 10 केसेस को भी पकड़ के
ऐसी इबरतनाक खतरनाक सजा दिलवाएंगे, ना सिर्फ मुलजिमों को जिन्होंने ये काम किए, बल्कि उनको बचाने वाले सरकारी बड़े बड़े अधिकारियों और राजनीतिक नेताओं को भी। और वही हम वादा करते हैं इस केस में होगा। उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े पुलिस अधिकारी मैंने सब पढ़ लिया फाइल, मैं बता रहा हूँ, एक भी नहीं बचेगा जो इसमें इन्वॉल्व था। और वो बड़े बड़े अधिकारी, एक भी पॉलिटिकल लीडर, मेरी बात याद कर लें, एक नहीं बचेगा, ताकि फिर कभी हाथरस की बच्ची और रामपुर के बच्चे जैसा दोबारा इतिहास ना दोहराया जाए। ये हम वादा करते हैं।